अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे बहुत सारे शोज़ में मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ऐसा लगता है कि जो हमारा पहला दौर था ना वो बहुत ज़्यादा आसान था बच्चों को लेके। वाई बच्चों को लेके? क्योंकि अब बच्चों की स्कूल का जो सिस्टम है, बच्चों के एडमिशन्स कहाँ होने हैं, ये इतना मुश्किल हो गया है, इस पे इतनी सोचें हैं, इतना पेयर प्रेशर भी है कि समझ में नहीं आता। अब आप कहेंगे इसमें पेयर प्रेशर कहाँ से आ गया? ना सिर्फ पेयर प्रेशर बल्कि मुझे लगता है कि वो लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, जिनकी बच्चों की बिल्कुल इनिशियल स्टडी से लेके एटलीस्ट जो उनकी हाई स्टडीज़ है, जिसमें मैं हाई स्टडी बोलूँगी कि अगर उनका ओ लेवल्स हो जाता है, ओ लेवल्स के बाद हाई स्कूल तक उनकी जो तालीम का बीड़ा है वो उठाया है स्टेट ने, तो वो लोग सेव कर सकते हैं, वो पैसों में बचत कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस ही नहीं देनी, सब कुछ वहाँ पे स्टेट ख्याल करिए। हमारे पाकिस्तान में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे लोग कतराते हैं अपने बच्चों को भेजते हुए, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टीचर्स ऐसे नहीं हैं कि वो बच्चों को वो तालीम दे सकें, फिर इसका हम ख्वाब देखते हैं। उसके अलावा अब हमारा जनाब यहाँ का जो तालीमी सिस्टम है ये बड़ा खौफनाक सा हो चुका है। वाई मैं ख़ुद भी मेरा बच्चा भी माशाल्लाह से 3.5 साल का होने वाला है, मैं मुझे लगता है इस चीज़ से गुजरी हुई। एक प्रेशर है कि आपको अगर अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में कराची में, इनफैक्ट ये लाहौर में भी सामत में देखने कि भेजना है, तो आपको उसका जो प्री स्कूल है वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ये काउंट करता है जब आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में एंटर करा रहे होते हैं जहाँ पर उसने नर्सरी से शुरुआत करनी है। प्री स्कूल एक बिल्कुल डिफरेंट, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम है, उसके बाद दूसरा स्कूल जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है। और प्री स्कूल में आपको पता है कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन कब होती है? मेरा बच्चा भी पैदा हुआ था क्योंकि वो मार्च बॉर्न है, तो वो एक तरह से यंगेस्ट लॉट में आता है, तो मैंने उसी टाइम मतलब अभी मेरे ख्याल से मैं वो कहते हैं 40 दिन वो छिला भी नहीं नहाई थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपने इस स्कूल में नहीं बच्चे को कराया तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर हमने वहाँ फॉर्म फिल किया। अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 8 महीना का था मेरा बेटा, जब मैं मेरे मियाँ हम उसके इंटरव्यू के लिए गए थे, उसकी प्री नर्सरी के लिए हम इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद जब मेरा बेटा 16 महीने का हुआ तो फिर वो स्कूल जाना शुरू हो गया। 16 महीने का बच्चा जो भी सही तरह से बोलता भी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ मेरा बच्चा कोई अकेला बच्चा नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे एंड समहाउ ये एक सिस्टम यहाँ पे बन चुका हुआ है कि और मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे कि वुमेन लाइक मी जो हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग सुबह के जो टाइम जो दफ्तरों में होते हैं, इट्स बेटर कि हमारा बच्चा किसी स्कूल में हो, वो किसी सेफ एनवायरनमेंट में होगा। खैर ये बहस तो एक बिल्कुल डिफरेंट हो गई, लेकिन ये जो हम एक साइकिल में फंस के हुए ना कि बच्चे को अच्छे प्री नर्सरी स्कूल में पढ़ाना है, उसके बाद बच्चे का अच्छी जगह एडमिशन होगा, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ पेशेंस। और एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि फ़लाने 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 स्कूल में जो है ना, अगर हमारे बच्चे का एडमिशन ना हुआ तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। बल्कि अगर देखा जाए तो जो चीज़ मैटर करनी चाहिए वो ये कि हमारे बच्चे की बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक तरफ जहाँ हम जैसे बहुत सारे माँ बाप एक टेंशन में है कि बस बच्चे की बेस स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्कूल बस मेरे बच्चे को मिल जाए, अच्छा स्कूल मेरे बच्चे को मिल जाए तो मेरे बच्चे का करियर जो है ना वो सफल हो जाएगा। वहीं पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि जो अब अपने बच्चों को होम स्कूलिंग दे रहे हैं एंड आई लव दिस। ये जो एक नया ट्रेंड आया, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पर माएँ, बिकॉज वो माएँ मैंने बहुत सी देखी माएँ जो कि खुद एजुकेशनिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को किसी कंपटीशन के अंदर नहीं डालेंगे, हम अपने बच्चे के जो है उसका एप्टीट्यूड देखते हुए उसको पढ़ाएंगे जो वो पढ़ना चाहता है। और वो लोग पढ़ा रहे हैं, लोगों ने बच्चों को घरों में होम स्कूलिंग देना शुरू कर दी है। वो बड़ा डिफरेंट, बड़ा अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे मसला ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी माएँ भी ऐसी हैं, वो कहती हैं कि भाई हम तो खुद इतनी जो है पढ़ी लिखी हैं, तो हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कैसे दे सकते हैं। तो जनाब आज हम इस कॉन्सेप्ट के वाले से बात करने जा रहे हैं कि होम स्कूलिंग बच्चों के लिए कैसे कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि अगर आप बच्चों को होम स्कूलिंग दे रहे हैं तो ये ईजी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब आप दूसरे रेगुलर स्कूल में बच्चों को नहीं डाले तो बच्चों को दूसरी जो बाहर की दुनिया है उनसे फाइट करना भी नहीं आ रहा। तो आज हम दोनों नुकसानात, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के वाले से बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब आज के शो में सिर्फ आप लोग नहीं, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद माहिरीन हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं होम स्कूलिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से। क्या ये पेरेंट्स पे जो फाइनेंस का जो कहते हैं जो एक अंबार होता है, जो प्रॉब्लम्स का कि भाई बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है, सिर्फ स्कूल में नहीं भेजना, बच्चे को ट्यूशन में भेजना है, बच्चे के उसके अलावा की जो वैन की फीस है वो भी अलग सी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो लोग कहते हैं बच्चों को क्यों ना होम स्कूलिंग दी जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो बच्चे को सब्जेक्ट पसंद होंगे हम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। इसी वाले से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी जनाब सना अस्करी, वर्किंग वुमेन भी आप जनाब भी जानते हैं, एक्टिंग करते हैं, साथ में मास्टर से बेटा भी है, तो उसकी पढ़ाई वगैरह भी सारी देखती हैं। तो आज इनसे भी जानेंगी कि ये किस तरीके से अपने बच्चे की तमाम एजुकेशन जितनी भी हम कहते हैं ना कि एक्टिविटीज़ उसको कैसे जो है वो मॉनिटर करती हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है अमारा नवीन साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और नासिर जैदी साहब जो कि पाकिस्तान एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं सरबराह, ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को मैं शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और आज मैंने अपने आपसे वादा किया है वालेकुम सलाम कि मैं तेज नहीं बोलूँगी। हाँ, तो ये मुझे लगता है मैं भी किसी होम स्कूलिंग में जाती ना, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोकस मेरे पे ही होता और वो मुझे वहीं से ट्रेन करते, बेटा थोड़ा सा आहिस्ता बोलना है, स्पीड थोड़ी कम करके बोलें क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके बोलने की। अच्छा, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करूँ होम स्कूलिंग का, तो वैसे ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है? देखिए, इट एक्चुअली starts from 18th century. It's from the time जब usually the kings and राजा महाराजा जब अपने घरों में tutors बुलाते थे और वो पढ़वाते थे. It was considered as something very prestigious. It was अमीर तबके के लिए ये एक चीज़ थी क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे. वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट्स को देख के, जैसे हम बात कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ट्यूटर्स लगाते थे, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता था एक ऑल राउंड अप्रोच के साथ, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट ऑल्सो स्किल्स एंड ऑल. तो ये वहाँ से शुरू होता है. बट आई थिंक ड्यूरिंग द 20th century it slowed down. Real boost was when इंटरनेट का रुझान बढ़ा and then it became readily available. So I think technology played a very huge role in actually supporting the idea. I won't necessarily say how much successful it has been, but yes, it has opened up नए रास्ते खुले, एक नई सोच शायद हमें सीखने को मिली. मुझे लगता है कोविड के टाइम में ऐसा कि लोगों को हुआ कि अच्छा ये क्योंकि वो एक फोर्स्ड सिचुएशन थी ना वहाँ, तो वी डिड नॉट नेसेसरीली हैव एनी अदर ऑप्शन कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उसकी एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करें. तो वहाँ आई थिंक आज के दौर के पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिला कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, बिकॉज हम स्क्रीन पे बैठ के बच्चे को पढ़ाने के लिए दे सकते हैं एंड देन वी कैन असेस इट एट own ease, अपने आराम से. लेकिन मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टाइम था कि पेरेंट्स को लगा कि अच्छा ये चीज़ भी की जा सकती है. ऑफ कोर्स कि अगर बच्चा घर बैठ के सीख रहा है तो उसका मतलब है कि घर रहते हुए बच्चा सीख सकता है. बच्चा घर रह के घर के एनवायरनमेंट में भी बैठ के सीख सकता है. हमें होता है नहीं जी वो हर चीज़ का हमें होता है जी माहौल नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है. तो वो घर में आपके वो आराम से पढ़ाई का माहौल बन सकता है. आपके लिए वैसे ये कॉन्सेप्ट कितना यूनिक है अगर मैं सना ये बात करूँ? अच्छा, मेरे लिए उस वक्त यूनिक है होम स्कूलिंग इफ आई कैन गिव टाइम टू माई चाइल्ड. इफ आई डोंट हैव टाइम देन इट्स पॉइंटलेस टू कीप द चाइल्ड होम. अगर आप ही नहीं है, और होम स्कूलिंग में सिर्फ ये पढ़ाई या वर्कशीट्स कराना है नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज. आई मीन द बेसिक रीजन व्हाई वी सेंड आवर किड्स टू स्कूल इज टू सोशलाइज. तो आपने जो आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने अपने बच्चे होम स्कूल किए हैं, लेकिन द किड्स यूज्ड टू बी बिजी ऑल वीक. कभी कहीं रोबोटिक्स पे लेके जा रहे हैं, कभी कहीं दे यूज्ड टू मेक माँ बाप की भी डेडिकेशन, बहुत डेडिकेशन चाहिए, जबरदस्त लेवल पे नजर आ रही है. एंड द वुमन आई एम टॉकिंग अबाउट वो माशाल्लाह इंडस की ग्रेड है, लेकिन उसने सब रोक के अपने बच्चों को होम स्कूल किया है. एंड व्हाट अमेजिंग किड्स, यू सी अ ह्यूज डिफरेंस. आप उनसे किसी बात पे बात कर लें, फ्रॉम प्लैनेट्स टू एनीथिंग यू नेम इट, दे नो इट. तो आपको अपना होराइजन बड़ा करने के लिए यू हैव टू टेक द किड्स आउट. आप घर पे बिठा के नहीं कर सकते. मीनिंग कोविड सिचुएशन वाज कि आपके ऊपर मुसल्लत हुई थी कि आपने घर में बच्चा रखना है. ट्रू, बहुत सारे लोग दे वर नॉट इंटरेस्टेड. मुझे समझ नहीं आता वो कौन से लोग हैं जो समर वेकेशंस नहीं एंजॉय करते. आई लव समर वेकेशंस, कि बच्चा घर में मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना. हाँ, एग्जैक्टली. सो आप अगर बच्चे को टाइम नहीं दे सकते देन होम स्कूलिंग इज अ बैड आइडिया. आप अगर, क्योंकि फिर तो आपका बच्चा बिल्कुल डर्ड हो जाएगा ना, बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आएगी कि भाई एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है. वो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकेगा. आप उसके लिए सारे जो हैं दरवाजे नॉलेज के वो बंद कर देंगे अगर आप उसको खुद टाइम नहीं दे सकते. आप मैं जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो ये होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने कैसा है?
अच्छा देखिए अगेन हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो जाएं कि जहाँ कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जो आपकी कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग है, नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूलिंग है, वहाँ ना भेज पा रहे हो, मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल रिपरकशंस या कोई और रीज़न हो, तो हम होम स्कूलिंग की तरफ जा सकते हैं, जैसे भी उन्होंने कोविड की एग्जांपल दी। लेकिन अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, तो कहीं पे भी ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं थोड़े से स्टैट्स रीड कर रहा था कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बच्चे होम स्कूलिंग इस वक्त हासिल कर रहे हैं वो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में है, और वो जो थ्रेशोल्ड है वो भी 7% से ऊपर आज तक नहीं जा सका। इसके बाद आप और कनाडा में आ जाएं तो 1 to 2% है, यूके में आ जाएं 2 to 3% है, पाकिस्तान में आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि शायद उससे भी ज़्यादा ये नेग्लिजिबल है। वजह यह है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि एजुकेशन सिस्टम को बताओ क्या है, टीचर क्या है, स्कूल क्या है। उन्होंने कहा आई नेवर टीच माई प्यूपल्स, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देम विद एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न। तो जब हम बात करते हैं किसी स्कूल की, तो हम खाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहे होते, हम खाली बुक्स की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वो होलिस्टिक एनवायरनमेंट जिसमें आपका बच्चा जाता है और अपने पेरेंट्स से डिसएसोसिएट होता है, उसकी जो सोशल एंग्जाइटी उसके अंदर होती है वो खत्म होती है, स्ट्रेंजर से मिलता है, नए दोस्त बनाता है, कल को बच्चे मॉनिटर्स बनते हैं, प्रीफेक्ट बनते लर्निंग हैं। में ये चीज़ भी आती है कि आपकी इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी इससे अच्छी डेवलप एग्जैक्टली उसके बाद आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, आपकी आपकी कंपैटिटिव एनवायरनमेंट कितना जरूरी है कि हम जब बच्चा घर से बाहर निकले तो उसके बाद वो देखे कि अच्छा और लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम एक लेकिन ये भी होता है कि हम उसमें भी जाके एक रेस में ही लग जाते हैं। देखिए इसमें मदीहा, बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ बिजनेसमैन, किसी वोकेशन की बात करें, किसी प्रोफेशन की बात करें, मुझे लगता है हम जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकते अगर हम कंपैरिजन ना करें। हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। हम पढ़ाई की बात करें, किसी भी चीज को आप तरक्की, मुझे लगता है जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप कंपैरिजन ना करें। अच्छा, लेकिन सिंस डे वन जब हम भी छोटे थे तो बेस्ट स्कूल में जाना है, बेस्ट स्कूल में जाना है, अभी भी यही है, मुझे भी यही था कि मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाए। लेकिन देन आई रियलाइज्ड, और ये मैं काफी सोचती हूँ, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है, कि उर्दू लिटरेचर, साइंस, सोशल स्टडीज आज तक मैंने तो काम में यूज नहीं की, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टू स्कूल? हम क्यों जा रहे हैं? जनरल एप्लीकेशंस तो ऑफ द सब्जेक्ट्स, आई थिंक समटाइम्स हम रियलाइज नहीं करते कि हम अपनी एजुकेशन को, क्योंकि मुझे लगता है हम फहम और हमारी सोच में ही ये सारे सब्जेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप लिटरेचर देखें, जो वुसअत और वक़्त जो ये देते हैं ये, हाँ बिल्कुल, बिकॉज अगर हम होम स्कूलिंग की बात करें तो वन ऑफ द फिलोसफीज दैट द फॉरेन कंट्रीज एक्चुअली यूज इज शार्लेट मेसन फिलोसफी। शार्लेट मेसन फिलोसफी प्योरली बेस करती है लिटरेचर पे, जहाँ बच्चों को, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द मूवी मटिल्डा, read the book, we love it, yeah, रोल्ड डाल की बुक है। Matilda was nothing but a very curious child who used to read and she used to personify herself। वो अपने आप को उन किताबों में, उन कैरेक्टर्स में, अपने आप को वो उन कैरेक्टर्स में देखती थी, उनकी जिंदगी जीती थी, अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में रख के फैसले करना सीखती थी। तो चार्लेट मेसन फिलॉसफी यही है कि आप डिफरेंट किताबें पढ़ें, मुताला करें किताबों का, और अपने जहन को आप एक तरह से वसी करें आप। लेकिन यही तो मसला है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो मेरा बेटा ग्रेड 4 में है, एवरी 1 month or 2 months he has his test, तो उस बेचारे को अपनी स्कूल की किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि वो कुछ और पढ़े। ये बात भी है, इट इज सो टफ। बट आई थिंक सना ने बात की ना उर्दू की, तो मैं आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे जिस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है वो ये कि हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती। मेरा जो बच्चा है तो मैं उसको टेडोकॉम पे स्पेशली से उर्दू बात करते हैं, और उसका अपने का लहजा इसका क्लियर होना चाहिए उर्दू का, क्योंकि इसको उर्दू आनी चाहिए, इसको माँ बोली नहीं आएगी, मेरे बच्चे की तो पहचान खत्म हो जाएगी। और आजकल ये हमने देखा है कि पेरेंट्स ने इस चीज को ना वो बना लिया है कि प्राइड है कि सॉरी मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती। इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग। हाँ, इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग। मुझे तो होता है कि उर्दू सीख ले तो मैं इसको हल्की सी, जो पंजाबी मैंने अब आके जवानी में आके सीखी है, तो क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स है ना जी, हाय लहजा खराब हो जाएगा। तो शुक्र है लहजा तो खराब नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने पंजाबी बोलना भी शुरू कर दी है, और मुझे होता है मैं अपने बेटे को पंजाबी भी सिखाऊं, क्योंकि ये माँ बोलियाँ हैं। इसकी एक और नेगेटिव साइड ये है कि हम चूंकि एज अ प्राइवेट सेक्टर स्कूल हम रन करते हैं, कि उर्दू बच्चों को पेरेंट्स बड़े फख्र से कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि देखें उर्दू तो इनको आती नहीं है। मैंने कहा इंग्लिश कह रहे हैं, वो उसकी अभी कमजोर है क्योंकि मदर लैंग्वेज नहीं है ना। मदर हाँ, वही वाली बात ना, कौवा चला हंस की चाल, मुझे लगता है मे बी
शायद बच्चे इसलिए भी स्पीच डिले का शिकार है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही कि मैंने कौन सी देखिए, जुबान में आप कम्युनिकेट अगर- करना है। confused. हाँ, वो आप एकदम चाइनीज confused एजुकेशन है। सिस्टम को जाके पढ़ें, आप जाके जापानीज एजुकेशन सिस्टम पढ़ें, दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेजेस। आप देखिए पूरी दुनिया में जब उनके लीडर्स जाते हैं तो इंटरप्रेटर्स उनके साथ होते हैं। जी, जी। तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान हमारा में तो इस चीज़ अंग्रेजी को- फोबिया में अक्सर माँ को देख रही थी, बच्चे पूरी उर्दू में बातें करती, बेटा इसको पुट डाउन कर दो, अरे down नहीं कर कह दो दो, बेटा हाँ। इसको नीचे रख दो, Exactly. नहीं बोलेंगी चलो इसको पुट डाउन कर दो, चलो वेकअप हो जाओ। अरे भाई बच्चे को उर्दू तो सिखाए, क्योंकि वो आपने बात की जो अंग्रेजी का तो फोबिया है ना, जी। हम नौकरी के लिए भी जब देखेंगे ना लोगों को, तो जिसकी अंग्रेजी बहुत Fluency, अच्छी उसको prefer होगी, कर लेते हैं। वो चाहे टैलेंटेड हो या ना हो उस जॉब के And that's लिए, in every हाँ, sector. हर सेक्टर में ये Every है। sector. अंग्रेजी कोई बंदा वैसे भी बात करो ना और एक बंदा जरा ऊंची आवाज में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे तो अगला बंदा उससे ही हो जाता है। ये एक बेशक, ना- बजाय हम एप्टीट्यूड को जज जी। करने के लैंग्वेज और सेमेंटिक्स में इम्प्रेस हो जाते हैं यहाँ का। हाँ, ये बट आई थिंक वही वाली बात है कि जब हम अपने आप को ग्लोबल एजुकेशन की तरफ अगर लेके जा रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट रिमेन्स कि येस इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और जाहिर है किसी भी मयार पे पूरा उतरने के लिए लेकिन आज आज के मयारों फ्रेंच लोगों को सिखा रहे हैं, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे एवेन्यूज खोल रहे हैं Exactly. मैंडरिन, जी, जी, हर बच्चा बिल्कुल। ऑलमोस्ट आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंडरिन ले रहा है। इसके बाकायदा स्कोर्स हैं व्हेन वी गो फॉर आईवी लीग्स एंड स्टूडेंट्स हु आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दोज यूनिवर्सिटीज, उर्दू में हाँ, तो थोड़ा सा, हाँ। इस जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए हम वी ऑल हाँ। ड्रीम अबाउट, तो उनके लिए जाएगा ये एक सेपरेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज से पॉइंट स्कोर होते हैं, और तो ये अच्छी पेरेंट्स के बात है। जहन पे बोझ अच्छा, है। देखिए, बात है। आज मुझे के- मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की मुझे कॉल्स भी शामिल करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आयशा खान साहिबा ने भी, जो कि ओनर है कोचिंग सेंटर के। हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और एक सवाल जो कि मैं आप सब लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम बात ही होम स्कूलिंग के हवाले से करें और बहुत सारे लोग बिल्कुल उनको इल्म ही नहीं है कि होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, दे वेरी न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट कि ये क्या है। तो वैसे किन सूरतों में हमें अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे में कोई स्पेशल नीड्स हैं, वो डिफाइन हो चुकी हैं ऑलरेडी, उसको आप पर्सनली केटर कर सकते हैं। बट अगेन इवन इन दैट सिनेरियो मुझे लगता है कि जो एनवायरनमेंट बच्चे को स्कूल में मिलता है, जो उसको दूसरे बच्चे जो कि लाइक उससे ज़्यादा exposure उसको स्कूल में एक्सपोजर मिलता मिलता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अ नटशेल मैं इसकी जो लाइक एडवोकेसी मैं कभी भी नहीं करता होम स्कूलिंग की, लाइक स्पेशल नीड्स की बात करें और नॉर्मल बच्चों की बात करें। पर्सनली मुझे लगता है कि वो आपके बच्चे की जो स्किल सेट वक्त के साथ डेवलप होनी होती है, उसको होम स्कूलिंग ने मुकम्मल तौर पर रोक देना है। जी, सही। आशीष जी, आपको क्या लगता है कि होम स्कूलिंग किन सूरतों में बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, होम स्कूलिंग इस सूरत में देनी चाहिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चा 6 महीने का जब होता है तब से उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हमारे स्कूलों का जो अभी भी क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चा थोड़ा सा खेले और उसके बाद फ़ौरन पढ़ाई में आ जाता है, लिखाई में और रीडिंग में। छोटे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे या उससे भी थोड़े और छोटे बच्चे हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मेरे पास 8 महीने से एडमिशन्स आए 4.5 साल तक के बच्चों के ना, जो 8 महीने का बच्चा मेरे पास आया था, शायद उनकी मदर देख रही हूँ, उसकी लर्निंग 4 साल के बच्चे के बराबर थी। 1.5 साल में वो मेरे पास से गया है और क्लॉरिंग करता हुआ आया, वॉक करता हुआ गया है, और उसकी स्पीच इतनी अच्छी हो रही थी कि वो लिटरली साउंड्स कर रहा था। अच्छा, हमें कहा जाता है ट्रेनिंग में कि बच्चों को जब तक रिफाइन मोटर स्किल्स सही ना हो, उनको पेंसिल कॉपी नहीं देनी चाहिए। आप उनको खेल खिलाएं। अच्छा, हीरा सोमरू भी आज है। हीरा, मैं चाहूंगी आप भी मैं ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? कैसी है जनाब आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सॉरी, वालेकुम। मैं ब्लॉक कर रही हूँ सबको, बट इट्स ओके, मैं इधर ही बैठूँ। हाँ, इधर उधर बैठे, हाँ। तो अच्छा, उनका एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा मुझे था। बताएं, आज आपने कहा है कि जब तक बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बेहतर ना हो जाए, क्योंकि आजकल मुझे लगता है हमारे स्ट्रगल ही करें, जैसे मैं भी अपने बच्चे से कर रही थी, तुम उसको ऐसे क्यों नहीं पकड़े, अब वो उसको ऐसे, नहीं हो वो सकता। अपना नाम भी लिख देगा, नहीं वो कर सब अपने पसंद की चीजें, एलिफेंट सब बना देगा, एलिफेंट भी लिख देगा, जी हाँ। लेकिन वो पेंसिल ऐसे पकड़ेगा। क्योंकि उसकी ग्रिपिंग नहीं की गई सही उसकी जो ग्रिपिंग है वो सही नहीं हो ये सकती। किसका काम है? स्कूल का काम है ग्रिपिंग सही कराना, ये माँ असल बाप में का देखिए, काम अगर है। आप देखा जाए तो नेचर का काम है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। हाँ, लेकिन somebody
somebody has to guide ना, कोई तो बच्चे को गाइड देखिए करेगा। उसके लिए फिर मुख्तलिफ गैजेट्स आते हैं आजकल आए हुए हैं, वो आप करवा सकते हैं बच्चों को पहना pencil holder. के। जी पेंसिल होल्डर टाइप के गैजेट्स होते हैं, उसमें आप बच्चे को ग्रिपिंग करा सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि बच्चा नेचुरली लर्नर होता है और उसको लिखना भी आएगा, उसको पढ़ना भी आएगा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली भी है। अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, डॉक्टर कह रहा है ही इज एब्सोल्युटली, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, तो फिर वो हर चीज़ करेगा, वो लिखने में भी आएगा, पढ़ने में भी आएगा, लेकिन उसके लिए उसको तैयार करना है। अच्छा एक और चीज़, हम माँ बाप कहीं ना, क्योंकि कंपटीशन में इतना आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। इतना प्रेशर होता है कि आप अगले को, और स्पेशली अगर जब बच्चे इतनी छोटी उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर आप माँ बाप ना डिस्कस करते हैं, अच्छा इसने बोलना भी शुरू कर दिया, अच्छा आपका पॉटी ट्रेन भी हो गया, अच्छा आपका ये चीज़ बता रहा है, अच्छा खुद खाता है, और आपका बच्चा अगर ना कर रहा हो तो मैंने देखा है वो, हाँ वो माँ बाप एंजाइटी, वो माँ बाप एक परेशानी में चले जाते हैं, बल्कि सब आगे सब बच्चे चीज़ कर लेंगे। ये छोटी सी बात है कि वो बच्चे के दांत नहीं आ रहे जी, अब बस आपके बच्चे के 6 माह में दांत नहीं है, हमारे बच्चे के 2 बतीसी आ गई थी, पता नहीं खाली में से कौन थे जिन्नात के बच्चे होंगे जिनकी 6 माह में बतीसी आती है। मैंने भी सुने, मेरे बच्चे की जब इतनी मैंने टेंशन ली, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा आपने कभी कोई बगैर दांतों वाला इंसान देखा कि वो कहें जी बच्चों ने इसके दांत नहीं आए। सबके आ जाते ना, चाहे इंसान जैसा मर्जी हो, लाइक हो, जैसा मर्जी हो, जिस रंग नस्ल का हो। कुछ चीजें जो है ना वक्त के साथ इंसान सीखता है, जो नेचुरल होती हैं, और कुछ चीजों के लिए वही वाली चीज कि आपको माहौल, अब दांतों के लिए आप माहौल नहीं बना सकते, लेकिन उसका मसाज को जब उसकी पहली सालगिरह थी तो उसके 2 छोटे-छोटे दांत ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने बड़ा शुक्र अदा किया, और मैं इतनी इन दांतों की वजह से यकीन माने मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी मेरा बच्चा ठीक तो है। और ये अक्सर मेरे एग्जीक्यूटिव से मुझे कहते हैं, क्योंकि जिनके शायद जो पहला बच्चा होता है ना, वो जरा ज़्यादा फोकस होता है, आप उसी को हर एंगल से देख रहे होते हैं कि ये ठीक है, ये चल से रहे, पाँव से रख रहे। तो एक ये भी मैं कहने का मकसद ये था कि इतनी छोटी उम्र में जो आप बच्चों को स्कूल में भी डालते हैं, माएँ उस वक्त एंग्जाइटी का शिकार होती हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन, और हर बच्चे का माइलस्टोन अलग बिल्कुल अलग होता है। स्कूल में भी ये बात इवन के बताते हैं ट्विंस भी पेरेंट्स, अगर हुए आप, हर बच्चे का उनका भी milestone अलग होगा, different उठना बैठना, थिंकिंग, उनकी ग्रोइंग, जहानत वो सब भी, अलग अलग सोचने होगी। तो का मेरे पास तरीका। ट्विंस भी आ चुके हैं बच्चे, तो एक बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा स्लो है, एक लर्निंग करने में हर चीज़ को चाह रहा है, एक थोड़ा सा शाय है। तो ये सब चीज़ें बच्चों में ट्विंस में भी होती हैं। तो आप कैसे किसी और बच्चों को उस बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? करेगा। आप उसको ये क्या कह के ख़राब ना करो कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो करेगा, उसके अंदर नेचर ने डाला है। अगर वो फिट है तो वो हर चीज़ करेगा, बोलेगा भी। अच्छा आयशा, जैसे एक फिल्म आई थी तारे ज़मीन पे, ठीक है, तो उस फिल्म का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जी वो शुक्र फिल्म बनी, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि बच्चों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि बच्चे सही उसको रीड नहीं कर सकते, आपको बच्चे उसको रीड नहीं कर पा रहे, तो वरना तो पता नहीं था। हम यही कहते थे भाई ये तो ड्रामे कर रहा है, ये नालायक बच्चा है भाई, आपका सारे बच्चों को बी को डी, डी को बी। मुझे बचपन में होता था कि मैं डी को बी, और मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आज आता भी था होता है बच्चों में, ये चीज़ टू होती बी है। वेरी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक दिस। मुझे समझ नहीं आता था, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती थी कि मैं बी क्या है और डी क्या है। और वो आपको लगता है कि सच में ऐसा लगता है लोगों को कि शायद बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जितना स्ट्रेन डालता है वो उतना कंफ्यूज होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखिए पता है मसला ये है कि हमारे यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल और भी नहीं। एजुकेशन साइकोलॉजी में मैंने सऊदी अरब की, मेरी अपब्रिंगिंग सऊदी अरब में हुई है, वहाँ मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की, और फिर मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैं 25 साल से इसी फील्ड में हूँ कि मुझे हर तरह का बच्चा एक्सपीरियंस करने का मौका। देखिए एक्सपीरियंस पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करता है। हाँ ये बात है। किताबें आपको वो चीज़ नहीं सिखाती जो एक्सपीरियंस आपको सिखाती है। जैसे मैं नौकरियों में हम चाहे जो भी इतना भी सीजी पे आ जाए हमारा, ठीक है, और उसके बाद ये जरूर देखेंगे जी एक्सपीरियंस कितना है आपका। तो मेरी पढ़ाई एक्सपीरियंस में काम आई। अच्छा, उस दौर में जब मैंने स्टार्ट किया था 2000 में, तो उस वक्त तो वाईफाई का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बच्चे बड़े मासूम होते थे, घंटों घंटों बैठते थे, काम कर लिया करते थे, सुन लिया करते थे। आज का बच्चा जो मैंने अब हैंडल किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मसले में आया हुआ है। एक तो हाइपर एक्टिव, स्पीचलेस, माइल्ड ऑटिस्टिक, अटेंशन स्पैन Most of them. मोस्ट ऑफ देम Actually वो और हमें निकालना पड़ता है उसमें से। हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये बच्चा आपके साथ क्या। अच्छा, पेरेंट्स से मेरी बात है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक एडमिशन आया, उस बच्चे को आदत थी गुस्से में बाइट करने की। वो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा है। मैंने उनके पेरेंट्स में हमेशा पेरेंट्स से पूछती हूँ कि अपने बच्चे की बता दें, जो भी उसके अंदर हो वो हमें पहले पता होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स तो उनको ये बोलना नहीं है। I'm sorry to interrupt you here.
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वाई अटेंशन डेफिसिट बच्चों में है, बिकॉज हमारी जो सिटी, हमारा जो सिटी कराची है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट आप देखिए जाए तो बच्चे को लेके बाहर आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सही है, 4x4 के अपार्टमेंट्स होते हैं लोगों के, पढ़ाई वो बेचारे अपनी पॉकेट मनी सेव करके बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई देना चाहते हैं, मोबाइल भी इसलिए पकड़ाते हैं, उनको लगता है अच्छा बच्चा जो है, हम तो रहे ही नहीं, जमाने के साथ बच्चा रहेगा। मसला सारा ये है कि ऑर्गेनिक लर्निंग नहीं है ना, बिकॉज वी आर इन द स्पेस, बिल्कुल वी आर इन क्लोज स्पेस, तो ऑर्गेनिक लर्निंग। और देखिए मैं बताऊं ना, लर्निंग जो है, खेलना नहीं आता, जो बाहर हम जैसे जाके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत बाहर बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने उनको भागते हुए देखा, दे डोंट इवन नो हाउ टू रन, बिकॉज वो हर वक्त माओ के लिए भी कन्वीनियंट है, हाँ खाना पका रही हूँ बेटा, वो आईपैड देख लो, बेटा फोन ले लो, इट्स जस्ट कन्वीनियंट। तो ये हमारी भी गलती है। हमने जो रिसर्च की, हम इस रिसर्च में, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों पे ना, साइकोलॉजी के ऊपर काम करने का, तो अभी हमने जो रिसर्च की उसमें ये है कि क्यों इंटरनेट के डिवाइसेस जो हैं वो बाहर यूरोप में बैन है। ओह अच्छा, ये मैं पूछूंगी, लेकिन अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जरा कॉलर को भी शामिल कर लूं, काफी देर से फोन पे होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बढ़िया, चले आपने मेरे इंतजार का सिला दे दिया मुझे। पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो, और मदिया आपने जितनी बातें की है ना बहुत रियलिस्टिक की हैं, एटलीस्ट ये मुझे मैं खुद गुजर रही हूँ उससे। हाँ नहीं मदिया, बात पता है क्या, आई एम सॉरी टू से दैट, सारे हमने भी पढ़ा लिखा है, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन हमने जो ना एजुकेशन को ग्लैमराइज कर दिया है। अब मतलब है कि देखें, अगर किसी को इंग्लिश बच्चे को उर्दू बोलना नहीं आती तो ये एक फैशन हो गया कि भाई मेरा बच्चा उर्दू जानता ही नहीं है, तो इसमें वो फखर महसूस करते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हमें अपनी मादरी जबान नहीं आती। दुनिया भर के अंदर आप जिस कंट्री में जाएंगे ना, जो जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपनी जबानों में तालीम दी है, ठीक है। अगर आप जर्मनी चले जाए, मस्ट यू हैव टू लर्न जर्मन, देन यू, आप सब आगे निकल सकते हैं, ऐसा सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जो मेरा कंसर्न है ना वो ये है कि हमने एजुकेशन को ग्लैमराइज कर दिया है। एजुकेशन इज नॉट फॉर द ग्लैमर, इट इज फॉर द टीचिंग, इट इज फॉर द लर्निंग। हमने जो किया खुद भी उसमें हम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि हम इतनी हायर फाइव जब एजुकेशन पे चले जाते हैं, इतनी महंगी फीसें देते हैं, तो फिर बात ये नहीं होती, बच्चों की जो उठना बैठना, उनका जो सराउंडिंग्स होती हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लेते हैं। समटाइम्स यू कांट इवन मैच दैट, कि ठीक है आपने फीस तो दे दी, लेकिन जो बाकी के लवाजमात है, जी ये वेकेशन पे जा रहा है बच्चा, कहीं मलेशिया जा रहा है, कोई टर्की जा रहा है, तो देखा देखी तो आप किस तरह उसको कूप अप कर सकते हैं। मेरा सवाल जो है ना आपके पैनल से मदिया ये है कि आजकल के दौर के अंदर जो है ना, जाहिर बात है हम अपने जमाने की मिसालें इसलिए नहीं ले सकते कि एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। ये कनाडा में मेरी भांजी अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाती है और खुद होम स्कूलिंग भी करती है। जब आप इतनी महंगी तालीम दे रहे हैं और इतनी ट्यूशन के भी पैसे दे रहे हैं, तो फिर इतनी महंगी का तालीम स्कूल में भेजने का क्या फायदा, मुझे ये सवाल करना है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमने जो ग्लैमराइज कर दिया है, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लिए हैं, उसको हम कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हम और उसको मुझे लगता है हमें ना फिर अपनी सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी। खान साहब मुझे वाकई लगता है, क्योंकि हम खुद भी एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें आप लिटरली, मैंने लोगों को देखा है, लोग पूछते हैं आपका बच्चा कौन से स्कूल में चाहता है, अच्छा ठीक है, अगर उनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे स्कूल में, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि ठीक है उन्हीं लोगों के साथ। अगर उनको लगे कि उनका बच्चा किसी माड़ी स्कूल में जाता है तो लगते ओहो। और जहाँ पे आपने अंग्रेजी की बात की ना, तो अभी यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो बेस है ना बच्चे की अगर अच्छी बनेगी, वो कैसे, अगर बच्चे की अंग्रेजी अच्छी होगी, फिर देन हम इसी शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर की आपने बात की, इसमें तो एक बहुत बड़ी मसला ये भी है कि लोग डिवाइड इतना बड़ा, लोग कहते जी, मैं नहीं कहती, ये मैंने यहाँ कराची के लोगों से सुना जी, जो मैंने लाहौर में नहीं सुना था, कि जी पुल के इस तरफ के लोग हैं एंड देन पुल के उस पार। वो इतनी एक खौफनाक कंपैरिजन है जिससे मुझे लगता है कि निकलना बड़ा बड़ा मुश्किल है, पता नहीं। और ये बच्चों के अंदर डीपली एम्बेडेड है, अंदर उनके आ गया है कि उनको लगता है कि हम जो इधर रहते हैं वो एक दूसरी मखलूक है, जो पुल के उस साइड पे रहती है वो दूसरी। मैंने लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, मैंने लोग ऐसे देखे हैं और मुझे बहुत टेंशन होती है कि ये बच्चे जो अभी से ही, अब ये पता नहीं अगलों को क्या समझते होंगे। फिर आपने मेरे जहन से वो बात निकल गई कि हम ये बात कर रहे थे, खैर आगे जाके कहीं ना की बात वो दोबारा से जहन में आ जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली पूरे सिस्टम को लेके थी। अच्छा, मैं क्योंकि जब हम बात अंग्रेजी करें, वासिफ रिजवी जनाब जो कि हबीब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बड़े भाइयों की तरह मेरे, तो उनको मैंने देखा कि जिनके घर के छोटे बच्चे ना, वो कहते हैं उर्दू, अभी इसको अंग्रेजी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा पहले उर्दू अपनी जबान अपनी, और मैंने उनके घर के छोटे बच्चे देखे जो कि उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी, तो वो उर्दू बोल के बाद अच्छे ने अंग्रेजी सीख ही लेनी, लेकिन उन्होंने कहा पहले बच्चे की है, और उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि इससे एक तो इट कम्स नेचुरली, तो दूसरी बात है कि चाहे मैं उसकी वजह से घर के बड़े जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो उर्दू बोलने लगे, क्योंकि उर्दू में
एक तो उसका डायलेक्ट, उसके में वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, वास्ट है कि वो बच्चे को और सोचने पे, जैसे हम शायरी करते हुए, अब जैसे मैंने आपसे वुसअत और वक़्त की बात की जब बात करी थी, सो ये आपको उर्दू वर्ड वो आपको दिमाग खोल रहा है। अब बहुत सारी मुश्किल में जहाँ मैं कम्युनिकेशन में फंस जाती हूँ तो मैं फिर अंग्रेजी का कुछ जुमला मुझे फिर पूरा बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है। सो बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को वास्ट करने के लिए कि हम उर्दू। अच्छा, ये आपने जो बात की माइल्ड ऑटिज्म के हवाले से बात की, क्या आप लोग भी स्कूल में चीज़ें देख रहे हैं और क्यों नहीं हमारे स्कूल भी इस चीज़ को केटर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स खुद माँ बाप को कह देते हैं कि नहीं जी सॉरी, आपको अपने बच्चे को कहीं और एडमिशन दिलाना होगा। बिल्कुल ऐसा या तो रिसोर्स टीचर। जी जी, पहले तो डायग्नोसिस का बड़ा मसला है, ठीक है। द थिंग इज कि अर्ली यूके में अभी 2 महीने के बच्चों को भी डायग्नोस कर लेते हैं, वो भी ADHD है बिल्कुल, या फिर माइल्ड ऑटिस्टिक है, बिल्कुल ऐसा है। कि क्या मसला है। यहाँ पे तो 3 साल तक आप किसी के पास जाओ, 3 साल तक बता ही नहीं सकता, नहीं बता सकते। नहीं, लेकिन क्लिनिकली ऐसा ही है, क्लिनिकली वो कहते हैं 3 साल में उसके बाद लेकर दिस इज नॉट फास्ट ना। क्या होता है कि फिर अगर 2 महीने में, अगर 2-3 महीने का, 6 महीने का भी चलो बच्चा है और वो आपके उसके रिस्पॉन्सेज में आपको फर्क लग रहा है, तो आप उसको उस तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे कंट्रोल हो सकता है। हम सस्पिशन में डाल देते हैं। बहुत ऑटिज्म बिकॉज इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पहली बात तो लोग ऑटिज्म का नाम सुन के डर जाते हैं, डरे नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कुछ बच्चे माइल्ड होते हैं, हर बच्चा ऑटिज्म में अलग होता है। भाई आपने गुड डॉक्टर सीरीज अगर देखी हो, और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं किसी स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, दे आर वेरी मच नॉर्मल। एलोन मस्क सबसे बड़ा एग्जांपल है जी। आप देखिए शेल्डन, वो अगर आपने देखा होगा बिग बैंग थियरी, तो जिस दिन शेल्डन है उसके टिक मार्क्स बहुत सारे इसमें जगहों में आते हैं। ADHD की हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि आगे ही भी कभी कभी अजाब बन जाती है। लेकिन ऑल अबाउट ग्रूमिंग। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अब ये ग्रूमिंग कैसे बच्चों की हो सकती है? क्या वो स्कूल अच्छी ग्रूमिंग करेंगे या होम स्कूलिंग? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें होम स्कूलिंग की। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने आप को जो अच्छे अच्छे स्कूलों की रैट रेस से बचाते हुए कि जी हम अपने बच्चे को जो इस रैट रेस में डालेंगे इससे बेहतर है कि हम बच्चे को घर में उसका एप्टीट्यूड देखते हुए कि मेरे बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा फोकस है तो मैं उसी चीज़ पे फोकस करते हुए फिर आगे जाके O लेवल्स A लेवल्स में उनको उन्हीं सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे ताकि जो वो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है उसमें आगे फ्लरिश हो। लेकिन अभी जैसे हमारे कॉलर का सवाल भी था कि भी हम कैसे इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें कि हर बंदा हमारी सोसाइटी में एक रेस में भाग रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं भागना नहीं चाहती उस रेस में, लेकिन अगर मैं उस रेस से निकल के बाहर खड़ी हो जाऊंगी तो सब बहुत आगे निकल जाएंगे। और फिर मुझे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है जो मुझे कह रहा है कि मुझे भी इस रेस में भागना है अपने बच्चे के लिए, वरना कल मेरा बच्चा हो सकता है मुझसे शिकायत करो कि आपने मेरे लिए एफर्ट क्यों नहीं किया। आजकल के बच्चे, ये हमारे ज़माने के बच्चे थोड़ी जो ग्रेटफुल हो, वो तो फौरन माँ बाप को कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। खैर ये अभी देखते हैं, ये तो जेनजी की बातें करें तो जेन अल्फा जो हमारे घर में माशाल्लाह से मौजूद है। आप अपने बच्चों को वैसे कैसे टाइम देती हैं और आपके बच्चों की वैसे पढ़ाई की क्या रूटीन है? अच्छा, मैंने ना बहुत सिंपल रखा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं और मेरी मियाँ बहुत सिंपल है। मेरी मियाँ तो नर्ड है, बिकॉज ही इज अ प्रोग्रामर, तो वो नर्ड है। सही, ही लव्स टू वर्क ऑल द टाइम, या पढ़ाई करते रहते हैं, अपना कोई आर्टिकल पढ़ते रहेंगे। हमने इतना सिंपल रखा है कि मैंने ना बहुत अर्ली एज में बच्चों को स्कूल नहीं करवाया। आई नो बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे। हाँ, नहीं जज नहीं करेंगे, लोग ये कहेंगे बड़ी दलेर है कि इसको टेंशन नहीं थी। हाँ। सही है। वो जैसे स्पार्क्स जाते रहे बीच में, फोनिक्स होता था क्लब, जहाँ से मैं भेजती रही थी वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करवाती रही मैं समर कैंप टाइप जगहों पे। लेकिन मैंने स्कूल जासिया को भी 5 साल में कराया और अब मूसा भी जब 5 साल का होगा तो मैं तब उसको स्कूल करवाऊंगी। मुझे लगता है बम्बार्ड नहीं करना बच्चे के दिमाग को इन्फॉर्मेशन से, पहले ही बहुत इन्फॉर्मेशन दुनिया में, और फिर उसका स्क्रीन टाइम कट करें। उतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी आप चाहते हैं कि वो एक्सपोज हो उतनी इन्फॉर्मेशन से। हम लोग बाज़ औकात घर में भी स्टूपिड बातें कर रहे होते हैं आपस में, मियाँ बीवी, बच्चों के सामने वो नहीं करनी है। बच्चों के सामने कोशिश करें प्रोडक्टिव बात करें कि अच्छा चलो आज खाना बना रही हूँ मैं, चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ किचन में आके, अच्छा मुझे ये चीज़ ला के दो। अच्छा मूसा ना छोटा है 4 साल का, मैं उसको कहती हूँ मूसा फ्रिज से मुझे ये निकाल के ला के दीजिए। मैं जैसे मेरी लड़कियाँ हैं, मैं कहती हूँ अच्छा रूपो जासिया तुम ये लेके आओ। तो इस तरह से उनको इन्वॉल्व रखती हूँ ताकि ना उनका दिमाग रहे कि अच्छा हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। पहली बात तो। दूसरी बात, मैंने सिर्फ रीडिंग कराई है, उर्दू भी इंग्लिश भी। मैं बचपन से सिर्फ उनको ना रीडिंग करवाती रही हूँ कि जो जितने टाइम होता था रात को सोते के टाइम पे
बुक लेके बैठ गए, तो अब उनको पसंद है। जब भी वो ज़्यादा परेशान होते हैं ना, वो बुक खोल के, मेरा बेटा भी ऐसा है, वो कमरे में जाएगा, आई किड यू नॉट, एग्जैजरेट भी नहीं कर रही, वो अपनी किताब उठाएगा, वो अपने कमरे में जाएगा और वो अकेले बैठता है बेडरूम में और वो किताब खोल के बैठा होता है। एंड ही लव्स वॉचिंग पिक्चर्स, वो जो इलिस्ट्रेशंस होती हैं उसको पसंद है देखना कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसको बहुत सारे लोगों को लगता है वो रीड कर रहा है, लेकिन वो रीड नहीं कर रहा क्योंकि मैं सुनाती हूँ ना, तो उसको वर्ड्स याद हो गए, कुछ वर्ड्स, तो अब वो रिकग्नाइज करने लगा है कि अच्छा दिस इज कैट, दिस इज हैट, अच्छा इफ आई मेक दिस साउंड, ओ दिस साउंड सेज, तो वो अब क्या है कि क्योंकि मैंने स्कूल में अर्ली नहीं कराया है, तो अब वो जितना मुझे अब इतना पता लग गया कि उसमें कितनी एब्जॉर्प्शन की ताकत है, कि अच्छा बच्चा खुद कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आई नो व्हाट ही इज गुड एट नाउ। जासिया ऑन द अदर हैंड, शी लव्स टू प्ले। उसको खिला लो बस, उसको भागना है, उसको खेलना है, उसको जंप्स करनी है, उसको पता नहीं स्विमिंग क्लब जाना है, उसको हॉर्स राइडिंग, मेरी बेटी को हॉर्स राइडिंग माशाल्लाह। तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं, तो मुझे कहती है कि हॉर्स राइडिंग हम करा देते हैं गाड़ी जाके, लेकिन वो कहती है मुझे पेट, हमारे पास डॉग है, वो कहती है मुझे पेट हॉर्स लेके दे, तो कहती हूँ रखेंगे कहाँ पे इसको। और ऑन दी अदर हैंड मैं मैनिफेस्ट करें इंशाल्लाह। हाँ, मैनिफेस्ट तो करना चाहिए ना। हाँ, अगर मैं लाहौर सांबा चली गई तो फिर। और मेरा बेटा इज लाइक कि वो रेकलेस चीजें बिल्कुल नहीं करता, वो ऐसा है, हॉर्स पे भी बैठेगा तो पापा कहेगा प्लीज होल्ड माय हैंड। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत डिफरेंट। मैं कहती हूँ ये बड़ी दलेर आपकी अप्रोच है कि आपने बच्चों को कहा मैं 5 साल में, जैसे अमेरिका में देखा कि बच्चा 5 साल में स्कूल जाएगा। हाँ जी, हमारे से डॉक्टर अफशान जो है वो कॉलर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा क्या ऐड करना चाहेंगी, और आपको क्या लगता है कि होम स्कूलिंग एक बेहतर तरीका, एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों की नशोनुमा के लिए? पहले तो माशाल्लाह मदीहा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और हमेशा बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। और सेकेंडली देखें, स्कूलिंग बेसिकली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है। होम स्कूलिंग या स्कूलिंग हम बच्चे को उसको ग्रेड वाइज लेके जाते हैं, लेकिन जब हम होम स्कूलिंग करते हैं, बेशक हम उसको फोकस कर रहे होते सर, वो फिर सोशलाइजेशन में मार खा जाता है बच्चा। तो अगर हम स्कूल के अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे को भेज रहे हैं, तो उसको क्योंकि वर्ल्ड में उसको सबके साथ जाना है, मिलना है, तो उसको सोशलाइजेशन होने के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। उसके इन्वायरमेंट में पहचानना, उसको पता होना चाहिए कि मेरे सराउंडिंग में किस तरह के लोग हैं, मुझे कैसे, ताकि वो एलिनेटेड फील ना करे। उसको बिहेवियर उसका होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ वो बिहेव कैसे कर रहा है। जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो बच्चा वो बिल्कुल एक घर के अंदर रह के वो पढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो उसको समझ नहीं आती, फिर उसके लिए वो दुनिया एकदम अलग हो जाती है। और सेकेंडली आपने उस वक्त एक बात की कि एक यहाँ पर है कि एक बार इस तरफ क्योंकि हम बच्चों को शुरू से ये क्लास सिस्टम और ये सब में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो उसी चीज़ में रेस का घोड़ा बन जाते हैं। तो अगर हम घर में ही इस चीज़ को फोकियत ना दें कि क्या है, हम क्या चीज़ अच्छी, क्या हम सिर्फ इंसानियत पे तवज्जो दें और ये बताएं कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे और बच्चे जो हैं वो एक अच्छे सेटअप में ग्रोन अप हो जाएंगे। आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन अफशा जी मुझे बताइए, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब हमने भी पढ़ रहे थे तो हमारे ज़हन में ये था कि अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छा कमाएंगे तो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो मेंटेन कर सकेंगे। अब मसला ये कि अगर हम बच्चे को ये तो अच्छा इंसान तो बनाना है, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन पढ़ाई में भी हमें इसको कहीं ना कहीं आगे लेके जाना है, तो हम अब बच्चे को इस विशियस साइकिल से निकाल कैसे सकते हैं, ये बताइए। मैं आपको बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माशाल्लाह 5 बेटियाँ। मेरी बड़ी बेटी शी ग्रेजुएट फ्रॉम इस्लामाबाद, उसने डीपी किया इन 17 ईयर्स में। शी वेंट टू जर्मनी फॉर AI पढ़ने के लिए। तो जब मैंने उनको भेजा, हमने उनको कभी नंबरिंग्स के ऊपर फोर्स नहीं किया। मैंने कभी आज तक अपने बच्चों को नंबरिंग के लिए नहीं कहा, उनको यही कहा कि सब आप जो भी पढ़ रही हैं समझ के पढ़ो, कि आपके माइंड में हो, आप 10 साल बाद भी आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो। हम तो बच्चों को रेस का घोड़ा बना देते ना, नंबर इज नथिंग, रट्टा नहीं लगाना। माय सेकंड डॉटर माशाल्लाह शी गॉट 6 A स्टार्स। हमने उसको कभी नहीं कहा कि उसने खुद किया। मेरी बाकी बच्चे 6 A स्टार्स नहीं ले सकी वो लेवल्स में, बट हमने उनको कंपैरिजन नहीं किया। जिसकी जितनी एबिलिटी होती है वो उसको उतना ही पढ़ सकता है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, उनको पढ़ाई
होनी चाहिए, लेकिन उनको हमें नंबरिंग की रेस में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब हम नंबरिंग की रेस में डालते हैं तो वो बेचारे रट्टा लगाएं या कुछ भी करें, वो पास नंबर अच्छे लेना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं, आपके प्रीवियस नंबर काम नहीं आते, आपकी जो काबिलियत है वो काम आती है। बिल्कुल सही बात की आपने। और जहाँ आप जा रहे थे एग्जैक्टली मैंने भी चीज़ नोट की, मैंने कहा इतना पागलों की तरह जो मर रहे होते थे और मतलब हाय हमारे ए ग्रेड आ जाए कि सीजी पे मैटर करेगा, वो चीज़ें तो मैं आगे जाके वैसे काम ही नहीं की। It doesn't matter. हाँ, जी वो मैटर ही नहीं कर रहा होता। लेकिन आपने जो बात की ना बच्चों को नंबर गेम में ना डालें, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। जी जी आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर देती हूँ, बताइए, कोई बात आती है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को स्कोर का पता नहीं होता। सही है, जैसे जासिया है ना, जासिया फर्स्ट ग्रेड में शी वॉन गोल्ड मेडल इन कैंगरू लिंग्विस्टिक कंपटीशन, गोल्ड मेडल ले लिया उन्होंने, उनको पता ही नहीं था गोल्ड मेडल होता क्या है। अब वो आई मेरे पास तो मुझे कह रही है मम्मा, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल टीचर लेकिन वो मीटिंग हुई कंपटीशन में माँ बाप तो वो क्या होता है, मीटिंग होती है तो एक मेला ही लगा, फेस्टिवल ही होता है स्कूल में। तो अब वो कह रही है मम्मा इज इट अ बिग थिंग बिकॉज एवरीवन इज कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा लेकिन उसको अच्छा तो फिर लोग कहेंगे कि अच्छा स्कोरिंग नहीं बतानी, रेस में दौड़ाना, तो प्रैक्टिस कैसे करानी है। मैंने उसको 6 महीने प्रैक्टिस कराई पहले से ही, कि मुझे पता था अगर मुझे इस क्लास में बच्चों को ग्रेजुअल सिखाइए सुकून से, वो प्रेशर ना करें। लेकिन एक चीज मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, ये जो भी आपने कही ना कि अच्छा करना है, अच्छा करना है, सबसे पहले ये अच्छा लफ्ज निकाल दें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा? हम बच्चे को आधा तो एंग्शियस उसी वक्त कर देते हैं, बेटा बी अ गुड बॉय, बेटा डू द बेस्ट बिहेवियर। व्हाट इज दिस? लेट द चाइल्ड ग्रो एट हिज स्पेस, उसने जो करना है उसे एक्सप्लोर तो करने दो, फिर गुड और बैड पता लगेगा। अच्छा, ना बड़ी अच्छी बात है। और जैसे जो हम स्कोर्स की बात करें, नंबर्स की बात करें ना, क्योंकि वाकई इट्स देयर हमारे यहाँ है, क्योंकि वही बात पीयर प्रेशर, आपके बच्चे का क्या, आपके बच्चे के क्या ग्रेड्स हैं, आपके बच्चे के क्या है, हमारे बच्चे के, इट्स नेचुरल, ये नेचुरल भी है। लेकिन एक जो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, हम छोटे बच्चों में डिप्रेशन देख रहे हैं इस रैट रेस में आने की वजह से। वो आपने कितना ऑब्जर्व किया हुआ है हम बच्चों को, और मैंने कभी बच्चों में नहीं देखे बच्चों, अब वो कहते हैं ना यंग बच्चों को कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही, मैंने कभी स्कूल के बच्चों के बारे में नहीं सुना था। देखिए ये इन्हीं की बात से मैं कनेक्ट करूंगा कि जब हम बच्चों को नंबर्स में और स्टैट्स में लगा देंगे कि तुम फर्स्ट आ रहे हो, तुम सेकंड आ रहे हो, तुम्हारा ए स्टेरिक आया, कितने एज आए, तो ये सारी चीज़ें उसके रिपरकशंस होंगे। और एक यहाँ पर चीज़ अगर आप मुझे अलाउ करें मैं ऐड करना चाहूँगा, व्हेन वी आर कंपेयरिंग होम स्कूलिंग वर्सेस द ट्रेडिशनल स्कूल मॉडल, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि स्कूल सेलेक्ट कैसे करें। तो मैं पेरेंट्स को, मैं अपनी बेटी के लिए जब देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी मिसेज से कहा कि जब हम स्कूल को सेलेक्ट करेंगे वहाँ देखो कि क्या मोडस ऑपरेंडी सेट हुआ हुआ है, कि अगर कोई पेरेंट टीचर से राब्ता करना चाहे, मिलना चाहे, तो वो कितना मुश्किल या कितना आसान, नंबर 1। एक्सेसिबिलिटी कितनी है आपके सिस्टम में, और खास तौर पे उस टीचर से जो बच्चे से रोज इंटरेक्ट करेगा। नंबर 2 ये कि आप होम टाइम पे, ऑफ टाइम में, छुट्टी के वक्त जिसको आप कहते हैं, वहाँ जाइए और खड़े होकर ऑब्जर्व करें कि बच्चे जब घर के लिए निकल रहे हैं अपना बैग लेके, टाइप करके, तो वो किस फॉर्म में है, उनका यूनिफॉर्म नोट करो, उनका ड्रेस नोट करो, उनके पोस्चर्स, उनके जेस्चर्स, कि देखें जो डिसिप्लिन बच्चा स्कूल में सीख रहा है उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो ये वो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम स्कूल को जज कर सकते हैं। देन कम्स के आपके जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर है, वो कितनी क्वालिफाइड है, और साइमल्टेनियसली हमको ये देखना है कि क्या वहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, क्या वहाँ ओपन स्पेसेस हैं, क्या वो स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जैदी साहब, हर बच्चा हो सकता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, उसको वो मैदान मिले तो सही, उसको मैदान मिले तो क्या पता वो पढ़ाई में अगर इतना जबरदस्त नहीं, तो वो जो कमियां पढ़ाई में रहेगी वो स्पोर्ट्स के थ्रू, you can get into good universities if you're good in sport or music. जैसे रिगाटा में यहाँ पे अगर हम देखें जाए स्पोर्ट्स की बेसिस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि उनको अच्छे प्लेयर्स चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाँ, तो ये इसी बात पे मैं जाऊँ कि ये कितना जरूरी है कि अगर जैसे उन्होंने बात सही की कि हमें ये भी देखना है कि बच्चे को किन स्कूल में डालना चाहिए, कौन से स्कूल्स आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं। जैसे कि हम अभी ऑफ टाइम में बात कर रहे थे कि वी नीड टू रियलाइज कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है। जैसे मैम ने भी कहा कि हर इंसान नेचुरली केपेबल होता है कुछ चीज़ों के। अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने बताया ना जो कॉलर थी कि उनकी एक बेटी के बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली होता ये कि जब हम कंपटीशन में अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें ये होता है अरे वो तो बहुत अच्छे से सबसे बात कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंटली स्पीक अप कर रहा है, यू नो वो एक कॉमन नॉर्म है, बच्चे को पोम सुनाओ, यू नो सबके सामने। इसका ट्रिकल ऑन इफेक्ट बच्चों में देखा है, बच्चों के अंदर बिल्कुल है। डिप्रेशन देखा। वी नीड टू रियलाइज के दे आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। कुछ यू नो कंजर्वेटिव होते हैं, अपने अंदर रह के
फहम सोच को करना पसंद करते हैं। पेरेंट्स भी करते हैं कुछ ना। हाँ, लेकिन बड़ी बहन ने तो ये किया, तुमने तो नहीं किया। यही तो इम्पोर्टेंट, देखिए फिर वही बात है टॉक्सिक ट्रेट होती है, मैंने पिछले shows के पेरेंट्स आई थिंक जो इट्स वेरी टॉक्सिक। डॉक्टर साहिबा भी जो कहना चाह रही थी, आई थिंक मॉरल एजुकेशन, होम स्कूलिंग, ट्रेडिशनल स्कूलिंग, ये सब बहुत बात की बात है। मॉरल एजुकेशन इज द कोर। आप बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे में कौन सी क्वालिटीज इंस्टिल करना चाहते हैं? मेरा एक सवाल है, अगर मैं अपने बच्चे को ये नहीं चाहती कि वो अपने आप को दूसरे पे फौकियत दे, तो ये कोई टीचर नहीं करेगी, ये कोई स्कूल नहीं करेगा, ये मेरे अपने घर का माहौल करेगा, ये मेरे कमेंट्स करेंगे जो मेरा बच्चा सवाल मुझे ये बड़ा, देखे। जिस हमारे कॉलर का सवाल भी था कि इतने बड़े अच्छे स्कूल का आप चुनाव करते हैं अपने बच्चे के लिए, स्कूल बड़ा शानदार है, कमाल है, ग्रेडिंग सिस्टम उसकी कमाल है, बट स्टिल आप अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भी भेज रहे हैं, तो इसमें मसला किसका है? स्कूल का मसला है, हमारे बच्चे का मसला है, हमारे पूरे सिस्टम का मसला है? मेरी बच्ची के स्कूल allow me to add weak partnership between the parent and the Yeah, school, yeah, जिसका yeah. result But निकलता है ट्यूशन सेंटर, जिसको हम कहते हैं वो एक बैसाखी है। लेकिन ट्यूशन सेंटर्स, लेकिन देखिए my daughter's स्कूल वाले they made us sign this thing paper जिसमें हमें अलाउ नहीं है बिल्कुल allow उसको नहीं ट्यूशन कराना। वाओ, अगर मैं ब्रेक में पूछूंगी कौन सा स्कूल है? बहुत सारे स्कूल हैं। उसको कोई मसला है तो मेरे पास तो डायरेक्ट टीचर का एक्सेस है ना, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट है टीचर मुझसे, उसकी क्लास टीचर्स, तो मैं ईमेल भी भेज सकती हूँ फॉर्मल, मैं उससे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मेरे बच्चे को जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आफ्टर स्कूल वो टीचर आधा घंटा देगी। बट आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, ट्यूशन की ज़रूरत ना तब पेश आती है जब बच्चे उन स्कूलों में जाएं जहां पर्सनलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं स्टूडेंट का रेशियो बहुत एग्जैक्टली आज के ज़माने में एज वी सेड ट्यूशन, इसलिए भी ये हमें इस बात को भी यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स वही टीचर जो सुबह पढ़ा रहे हैं फिर अपनी ट्यूशन भी दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये भी बड़ा एक ट्रेंड बन चुका है कि आप उससे कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लॉट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, बिल्कुल ऐसे ये बिजनेस एक बिल्कुल ऐसे। तो आप तो मुझे बताएं फिर अब यहाँ पर हम फिर किसको दोष दें? हम तो बड़े से बड़े, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमारे जिंदगी भर की जमा पूंजी हमने तो बच्चों की पढ़ाई पे, स्कूलों के मैं तो देख रही थी कि 60-60 हज़ार एक महीने के, और उसके बाद आप 1.5-2 लाख बच्चे के 3 महीने की, आप अच्छे जो स्कूलों की बात करें, और उसके बावजूद आप बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं एक सब्जेक्ट के 25-30 हज़ार। ये में अभी तुम्हारे बच्चे बड़े, लेकिन बहुत सिंपल छोटे है, बड़े बच्चों की बात मुझे करें, लगता है कोर्स आउटलाइन का मसला है। लेकिन वो तो दुनिया भर में, अगर मैं O-लेवल्स की बात ऐसा नहीं है ना, उनको समझाने का एक तरीका है। ओ लेवल्स ए लेवल्स की किताबें क्या हैं? एक रीडिंग बुक होती है, एक राइटिंग लर्निंग बुक होती है, ठीक है। उसके अंदर बच्चा राइटिंग करता है, और राइटिंग के लिए भी एक जो कैम्ब्रिज की या जो भी किताब आती है, तो उसमें ये होता है कि एक उनकी रीडिंग बुक होती है मेन बुक, और एक होती है वर्क बुक। तो वर्क बुक में आप उसमें लिखने का भी ज़्यादा नहीं होता, इतना लिखने की जगह भी नहीं होती है, वो एक वर्ड की क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो लोग इतना नहीं लिखवाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम विदाउट ओरिएंटेशन कुछ भी बच्चे को एक्सेस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। अगर मैं एल्गोरिथम पढ़ा रही हूँ बच्चे को, तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? फर्स्ट तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना, देन किड विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं इसलिए एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ। आशा जी आपसे भी मैं इसी बात पे लेना चाहूंगी, ओपिनियन लेना चाहूंगी। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है, या दोनों ने बोला था कि हम ट्यूशन पे क्यों भेजें, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखिए आप इतने हज़ारों फीसें आप दे रहे हैं बच्चों की, और उसके बाद भी बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही, जिसके लिए देखिए बेसिक स्कूल भेजने का क्या मकसद है कि हमारा बच्चा बहुत बेहतरीन लर्निंग करे, बेहतरीन इंसान बन के निकले, मुसलमान की हैसियत से भी और शहरी की हैसियत से भी, ठीक है। उसको अपनी नोआ हो कि मैं जो सब चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, उसको समझे। अब आप एक एग्जांपल, एक इंग्लिश का कोई चैप्टर है आपका, ठीक है, अब आपके टीचर ने उसको थोड़ी उसको समझाया ही नहीं, और आके अपना प्लानिंग पूरा करनी है। निकालिए कॉपी, निकालिए जल्दी से, आप लोग इसको खत्म कीजिए, वी हैव टू फिनिश आवर वर्क, कम ऑन नीट एंड क्लीन, ओ यू आर डफर, गो बैक, ओके यू आर वेरी नाइस। अब ये चीज़ें हो रही हैं, उनको प्लानिंग पूरी करनी है, उनको अपनी प्लानिंग दिखानी है कि मेरा अप टू डेट काम हुआ है। ये नहीं दिखाना कि बच्चे ने कुछ किया है, क्या उसने लर्न किया है जो मैंने उसको अपना चैप्टर पढ़ाया है। अब एक चैप्टर फिनिश हुआ नहीं है, 2, 3, 4 कॉपी खोली, अभी ये चैप्टर भी करा दिया, ये भी करा दिया, पिछला आपको समझ आया? नो। कौन समझाएगा? टीचर आप समझाए। क्यों? आप स्कूल में क्या कर रहे थे? उतार रहे थे। इसमें एक पॉइंट मैं मधिया विद योर काइंड परमिशन ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को कहे कि अम्मी या अब्बू मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है,
अगले दिन पेरेंट्स स्कूल से रब्ता करें, ये बहुत जाके बड़ी मिलें बात, ये बहुत कि जनाब ये हम आपको पैसे दे रहे हैं, बच्चा आपके यहाँ टाइम जाके स्पेंड कर रहा है, क्या हम इस रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ट्यूशन क्यों मांग रहा है? तो आपने कहा कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, हम भी अपने सैटरडे को रेमेडियल क्लासेस दे रहे होते हैं। पेरेंट्स और ख़ास तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स, वो बहुत जल्दी मान जाती हैं कि नहीं नहीं बच्चा दूसरे रोज भी तो जा रहे हैं। बच्चे के बोलने से पहले ही मान जाती है, जरा सा ग्रेड ऊपर नीचे होता है। आई थिंक इसके ऊपर हमें पता है काबू करना बहुत जरूरी है और इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स, आपने कहा ना सबसे बड़ा किरदार पेरेंट्स का होगा। आप स्कूल जाएं, हम बार बार पेरेंट्स को अपने पीटीएम्स में कहते हैं समझ पा रहा, लर्न नहीं कर पा रहा। एक बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें दी हैं, हम उसको एक बैसाखी क्यों पकड़ाएं कि आप ट्यूशन भी लें, सुबह भी जाएं, प्लस ये कि वो शाम में अपना कोई ट्यूशन सेंटर्स वाले होंगे ना वो पसंद नहीं करेंगे जरी साहब आपकी बात। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी नॉलेज के लिए ऐड हमारा बिजनेस खराब कर रहा है। आखिरी बात ऐड करूं कि शहर में एक से एक कोचिंग और ट्यूशन सेंटर, आज तक इनके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का मौजूद नहीं है जिस तारीख में हम बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो टैक्स नहीं देते, कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर। It is just the product of parents' paranoia. I think it all melts down to the fact कि ये जानना जरूरी है कि हर बच्चा एक्सेल नहीं कर लेकिन सकता। देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन हम क्यों अब यहाँ पे अपने उसके पेरेंट्स पैरानोया की बात भी कर दी, लेकिन अब ये भी तो देखिए जैसे स्कूल में भी आपको बस खत्म करना है, आप ये नहीं देख रहे कि वो बच्चा आपके साथ साथ चल रहा है या नहीं। आप बच्चे को एम्फसाइज कर, क्योंकि जो बच्चा उसको समझ ही नहीं आ रही, अब वो माँ बाप भी नहीं बेचारे क्योंकि वो भी इतना नहीं पढ़े हुए, तो फिर माँ बाप के पास और क्या ऑप्शन बचेगी? जबकि सारे बच्चे इक्वली आपको पे कर रहे हैं, सारे बच्चों की इक्वली फीस है। ये तो नहीं है कि आपने किसी बच्चे से कम लिया हुआ है तो किसी से ज्यादा लिया हुआ है, तो फिर एक बच्चे को अच्छी लर्निंग हो रही है, एक की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और एक को आप ये बता भी नहीं रहे कि आपका बच्चा क्यों नहीं लर्न कर पा रहा है। वो चीज वो नहीं बता रहे क्योंकि टीचर इतना टाइम ही नहीं दे रही। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त रुबीना साहिबा भी मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका आज मौजू बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, देखें आपके पास जितनी लेडीज बैठी हैं पढ़ी लिखी हैं, माएँ भी पढ़ी लिखी हैं आजकल, कोई भी नहीं ऐसी माँ होगी जिसने बीए ना किया हो, तो क्या वो खुद नहीं बच्चों को पढ़ा सकती ट्यूशन? टाइम नहीं निकाल सकती बच्चों के लिए? और दूसरा, मोबाइल हाथों में दे देती हैं बच्चों के। चले हम टीचर का भी कसूर निकालते हैं, अपना भी निकालती हैं कि टीचर भी कुछ नहीं करती, लेकिन आप खुद सोचे, आजकल मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, जी इसमें से देखें, अगर कोई स्पेलिंग भी देखना है तो उनको कहती है इसमें से देख ले, कि खुद नहीं बताएंगी कि बुक्स खोलें। टीचर भी यही करते हैं, जी आप उस पे मोबाइल पे देख लें, आप लैपटॉप पे देख लें। पहले जब हम पढ़ते थे हमारे पास तो ना मोबाइल होता था ना लैपटॉप होता था, तो हम नालायक होते थे, हम भी तो पढ़ते थे, हमारी माएँ तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। हाँ, सही बात। तो हमने भी तो कुछ किया ही है ना, बिल्कुल सही कि बात। हमने बगैर उसके कुछ की है। खुद सोचें ये बात, हम क्यों मतलब कि ये सोच में पड़ गए हैं जी टीचर नहीं करती, वालिदैन नहीं करते, लेकिन आप बच्चों का देखें, खुद देखें बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारी जिम्मेदारी टीचरों पे नहीं डाल देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। वैसे आप बताएं, आप टीचर तो नहीं गई? रुबीना जी, आप टीचर तो नहीं गई? नहीं, मैं टीचर नहीं, मेरी बेटी लेक्चरर है। अच्छा। वो भी यही रोना रोती है कि हमें आके कहते हैं बच्चों को ना मारे, बच्चों को ये ना के, बच्चों को वो ना के। जब तक मैं कहती बच्चों को थप्पड़ ना लगे, ये पढ़ते ही नहीं है। मैं साफ बात बताऊँ, हाँ हमने थप्पड़ खाए हुए हैं, तो हम इतनी लेवल पे पहुंचे। बात सुनिए, आपने थप्पड़ टीचर से खाए हैं, अम्मा से खाए हैं? हमने मामा से भी खाए हैं और टीचर से भी खाए हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त माँ बाप भी अलाउ करते थे, अब वो कहते नहीं जी। हमने बच्चों को भी मारी है, हमने बच्चों को भी यही सिखाया। अब मेरी बेटी भी कहती लोग बच्चे को सजा नहीं दे सकते, बच्चे को प्यार से करो जी, माँ बाप आ जाते हैं, प्यारी कॉलर है। कहाँ पढ़ेंगे मुझे? मैं रुबीना जी, मैं ना आपकी बात को ना कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत प्यारी कॉलर थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें होम स्कूलिंग के हवाले से कि होम स्कूलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चे को नॉर्मल रेगुलर स्कूल में भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे बच्चा एक्सपोजर हासिल कर सके, उसकी बाकी वॉक ऑफ लाइफ से आने वाले बच्चों से भी उसकी मुलाकात हो, उसकी इंटरेक्शन, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। क्योंकि एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं अपने बच्चे को, या हम वो लोग जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हैं, उसके बाद जब यही बच्चे को बाहर निकलना होता है, और चले वो कहते हैं ओ लेवल्स में भी अच्छे स्कोर ले लेता है, वो जब बाहर जाना चाहता है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, सो क्या उसके लिए फिर एनवायरनमेंट डिफरेंट नहीं होगा? क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, समझने में? जहरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूँ तो।
अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान के डायनामिक्स की बात करें, यहाँ पे इतने सारे स्ट्रीम्स हैं, ओ लेवल्स है, आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अप्रोप्रिएट स्कूल और आगे चल के कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बुक उसकी पढ़ाएं आप, लेकिन अगर बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन बन रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था फॉरेन लैंग्वेजेस का, हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं फ्रेंच, जर्मन, मैंडरिन का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे को कल किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर आप मूव होते हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली जो वो ट्रांजिशन का प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। टर्की में और जर्मनी में जो मेडिकल है, अगर आप वहाँ पर तो तालीम हासिल करना चाहें तो वो इतनी महंगी नहीं है, एज कम्पेयर रीजनेबल है एज कम्पेयर टू द अदर फॉरेन कंट्रीज, तो लोग इसलिए भी, और वहाँ पे बहुत मार्जिन है, वो उसको बड़ा अच्छी तरीके से स्टडीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। हाँ, अच्छा कुछ जगहों पे अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए में भी जो है जर्मनी नहीं, जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो फ्री है, if you know the language, if you know the language। लेकिन मुझे ये बड़ी लोग इस सवाल जो मैंने इनसे किया था, आप लोग मुझे बताएं कि वो बच्चा जो होम स्कूलिंग में पढ़ रहा है, जब वो होम स्कूलिंग से फारिग होकर तहसीलों के बाहर जाता है और वो बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, तो क्या उस बच्चे को मसला नहीं होगा कि एकदम कहाँ वो घर में एक कन्फाइंड माहौल में पढ़ा था? तो फिर माँ बाप को ये करना चाहिए कि वो जो स्कूल की फीस है ना हर महीने की, वो एक गुल्लक में डालें और हर साल उसको कहीं ले जाएं घुमाने। तो वो सोशलाइजिंग का मसला हल हो जाएगा आप लोगों का, कि वो सिर्फ स्कूल, वो हेल्दी सोशलाइजिंग हो जाएगी, वो थोड़ी सी कंट्रोल सोशलाइजिंग। स्कूल में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कि कभी कभी ऐसी टर्मिनोलॉजी बच्चे बोल देते हैं, स्कूल से सीख के आ जाते हैं किसी और बच्चे से, वो किसी और घर से आ रहा है। अच्छा नहीं, स्टिल मुझे लगता है कि आगे की जिंदगी के लिए उस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। यू नो, यू कांट टॉक, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, आपको लोगों को जवाब भी नहीं देना आएगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आई डोंट थिंक इट्स गोना बी हेल्दी। एक टर्म यूज करते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन दोनों चीजों के लिए होती है, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए भी और इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करने के लिए भी, देने के लिए भी। तो जब आप मुख्तलिफ पर्सनालिटीज से मिलते हैं ना, जब तक आप वो इनकाउंटर नहीं करोगे, यू आर हैंडीकैपिंग योर चाइल्ड ऑन योर ओन। आप खुद उसे माजूर कर रहे हो कि वो जहाँ को, दुनिया को समझे, मुख्तलिफ पर्सनालिटीज का सामना करे और फिर अपने अंदर खुद वो सलाहियत पैदा करे कि इस तरह की शख्सियत से मुझे हम जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे कि वो बहुत सारे बच्चे जो कि किड्स विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको कितना जरूरी है कि हमारे नॉर्मल स्कूल्स में डाला जाए, ताकि इधर से जो ये वाले बच्चे हैं जो मेजॉरिटी में, उनकी में एम्पैथी बढ़े और उन बच्चों के लिए बाहर निकल के कम्युनिकेट करना, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और वो एकदम से घबराए ना, एलिनेटेड ना उनके लिए चीजें ना। जैसे कि आई वाज सेइंग कि प्रैक्टिसिंग बिहेवियर मैनेजमेंट में हमेशा कहती हूँ कि ये जो टर्म है ना नॉर्मल, ये बहुत desensitized वर्ड है। यू नो व्हाट इज नॉर्मल, कहाँ कौन सी डेफिनेशन है कि लिखा है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है और ये नॉर्मल नहीं है। अगर मेरा बच्चा हर चीज पे सवाल करता है, हर चीज को एक क्यूरियोसिटी की नज़र से देखता है, अगर आप कुछ साल पीछे ही चले जाए ना तो इसको एक बुरी आदत समझा जाता था कि ये हर चीज पे बहस करता है, हर चीज पे बहस करता है, जो हम कह रहे हैं वो सुन क्यों नहीं रहा। लेकिन आज ही के जमाने में कुछ ही सालों की बात है कि वो नॉर्म चेंज हो गया, एंड दैट इज व्हाट इज अप्रिशिएटेड। एग्जैक्टली। सो मेरा सवाल ये है कि उस वक्त के लिए वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन आज के लिए ये नॉर्मल है। तो व्हाट इज नॉर्मल? So the normal actually is कि human behavior, basic human moral behavior आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरे को सराहना, एक दूसरे के लिए मौजूद रहना, एक दूसरे को समझना, इमोशनली, यू नो। आई नो एम्पैथी इज नॉट वेरी कॉमन, एम्पैथी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया जाता क्योंकि लगता है कि वो आप अपने आप को ही यू नो जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, हर एक का एहसास ले लेके आप अपने आप को ही डिप्रेस किए जा रहे हैं। बट आई थिंक एट सम लेवल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड कि हमें किस रवैये पे कैसा रिस्पॉन्स देना है। और मेरे ख्याल से एम्पैथी तो आपको आपके घर के माहौल से बिल्कुल, वो आपको बतानी नहीं पड़ती। आप देख रहे थे कि आपके माँ बाप कैसे हैं बाकी लोगों के साथ, उससे बच्चा बड़ा लर्न करता है। आप आयशा जी इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी? देखिए, इस तरह जैसे आप होम स्कूलिंग की बात हो रही है, अगर वो सिर्फ पेरेंट्स कर रहे हैं तो ये चीज़ इशू आएगी सोशलाइज होने में और दुनिया के अंदर जाके मिंगल होने में, माँ की गोद को छोड़ने में, ये चीज़ आएगी। अगर आप होम स्कूलिंग कर रही हैं तो उसके साथ साथ आप बच्चों की कोई गैदरिंग अरेंज करें, अपने प्ले डेज, अपने कजिन्स को या उनके मोहल्ले में कोई दोस्त हैं उनको बुला के कोई प्ले डे टाइप का कोई
आर्ट वर्क करवा दें, कोई छोटी मोटी पार्टी अरेंज कर लें, हफ्ते में एक बार कर लें। और हमारे माँ बाप को पता नहीं था कि ये प्ले डेट्स अरेंज कराना कितना जरूरी है कि बच्चे एक दूसरे बच्चे अच्छे मजे के टेंशन से जो करते रहते थे, खेलते थे। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कोई होम स्कूलिंग टाइप का छोटा सा सेटअप है, तो आप वहाँ बच्चे को भेज दें। अगर आप खुद नहीं करा सकते तो वहाँ भेज दें। अगर वो छोटा सा सेटअप में भी जाएगा बच्चा, तो भी वो अपनी माँ से थोड़ा दूर होगा, थोड़ा सोशलाइज होगा, थोड़ा उसको उठना बैठना आएगा, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट जरूर देखें कि जो उसको हैंडल कर रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, क्यों नहीं करा सकते? मतलब वो तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ मदर्स आई नो, मेरे टाइम पे भी जो वर्किंग थी, बट दे यूज्ड टू मैनेज इट, दे यूज्ड टू बैलेंस इट। आजकल कौन सी इतनी मसरूफियत है कि यू नो वुमेन कांट हैंडल वन प्ले डेट। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हफ्ते में एक दिन तो आप कर सकते हैं। आई थिंक क्वालिटी टाइम बच्चे को चाहिए, ये उसका हक है। पेरेंट्स की तरफ से, माशरे की तरफ से बच्चे को क्वालिटी टाइम चाहिए। माशरा क्या देता है? उसको स्पोर्ट्स सिटी बना के दे दे, पार्क बना के दे दे, और स्विंग्स हो हर जगह बच्चे जाएं और अपना खेलें। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम भूल गए। हम होम स्कूलिंग की जब बात करें तो वी से कि हम सिर्फ सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट पे लैक करते हैं, उसको डील कर लें। बट आई थिंक इफ मी एज अ मदर मैं ऑप्ट करती हूँ होम स्कूलिंग, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि होम स्कूलिंग के भी एक स्ट्रक्चर है, तकाजे हैं, एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम है जो रुडोल्फ ने इंट्रोड्यूस किया था। हमने मारिया मॉन्टेसरी सिस्टम की बात की, यूनिट लेसन्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग हो या होम स्कूलिंग हो, अ रेजिमेंट, एक डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्स आते हैं होम स्कूलिंग के, बिल्कुल, बट नॉट एवरीबडी नोज अबाउट इट, यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ मेरी पर्सनालिटी में, तो यू नो आई वुड कीप ऑन, मुझे सिर्फ ये एलिमेंट जहन में रहेगा कि ये तो मैं होम स्कूलिंग करी इसलिए गई हूँ कि आई कैन डू इट एट माई ओन पेस, आई कैन हैव अ रिलैक्स्ड अप्रोच। नो नो नो, यू हैव टू हैव बिल्कुल टाइम टेबल। बिल्कुल, तो बच्चे को उठाएं, तैयार करें, उसके बाल बनाएं, को बिठाएं, क्लास एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड लेके ड्राइंग रूम में जगह बना लें। टाइम इज वेरी स्केड्यूल्ड। और ऐसा नहीं कि बच्चा जो 11 बजे उठा तो बच्चे नहीं, क्योंकि ये पॉइंट जल्दी उठना है। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि बीइंग इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, हम प्राइवेट स्कूल्स में या नॉर्मली स्कूल्स में हम पिरामिड सिस्टम फॉलो करते हैं। पेरेंट्स, चाइल्ड एंड टीचर एसोसिएशन। आप यकीन करें मदिया जी, देयर आर सो मेनी पेरेंट्स विद ऑल द रिसोर्सेज है, पैसा है, यू नो सहूलियात हैं, उसके बावजूद भी पेरेंट्स उतना उन पर इनपुट नहीं कर पाते जितना जरूरी है। नटशेल मुझे लगता है कि होम स्कूलिंग कैन नेवर एवर बी एन अल्टरनेट ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम। टीचर्स की क्वालिफिकेशन देख लें, स्कूल का स्ट्रक्चर, कैंटीन, ब्रेक, असेंबली, बच्चों का दूसरे स्कूल से जाके कम्पीट करना, तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जनरेशन गैप भी, मैम आप बात कर रही थी अबाउट यू नो ऑल दीज जेन्स, तो मी बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट जनरेशन और मेरे बच्चे की नीड इज टोटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद पीपल, क्योंकि वो अपने जनरेशन के लोगों से इतनी फास्ट हो गई। और मुझे लगता है हम भी, अब देखे ना, पहले हम टिक के 2.5 घंटे की फिल्म देख लेते थे, अब वो छोटी शॉर्ट फिल्म आने लग गई, नींद आ जाती शॉर्ट फिल्म। हमें फॉरन शो भी हम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे पता है शो शुरू होते साथ ही मैंने पहले 2 मिनट के अंदर, बल्कि 2 मिनट में ज्यादा बता रही हूँ, मुझे पता है मैंने पहले 30 सेकंड में अगर मैंने कोई ऐसी मजे की बात ना की, लोग बोर हो जाएंगे, लोग ओहो, मतलब जैसे थॉट ऑफ स्कूल अलग है। हमने हर बंदे को, हमने वो जो कहते हैं ना, एक सुकून से बैठ के आपने टिक के बैठ के कोई चीज देखनी, शायद ये जो आजकल जमाने की पेस चल रही है उसने लोगों से ये चीज छीन ली है। वॉइस नोट एक आ जाए, आप कोई वॉइस नोट, तो मैं वॉइस नोट को कभी कभी लोगों की ना, कोई लोग बहुत मैं कभी 1.5 पे कभी 2 पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई भी बंदा मेरी वॉइस नोट 1.5 या 2 की स्पीड पे सुन ही नहीं सकता है, मुझे क्योंकि उसको समझ नहीं आने का। इसका मेरा मुझे एजाज हासिल, क्योंकि चलने की जगह नहीं है हमारे पास ना। मैं आपको अगेन वही कहती हूँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है। हम बाहर अपने घर से दुकान या मार्ट तक पैदल जा नहीं सकते। बचपन में जब हम चलते नहीं है ना, जब हम वी डोंट वॉक फिजिकली। आप देखें साउथ कोरिया में देख लें, आप जापान में देख लें, आप चाइना में देख लें, उन्होंने चलने के लिए रास्ता बनाया है ताकि दिमाग और बॉडी रिलैक्स हो। अच्छा, हर जगह पे चलेंगे तो आपका फोन नहीं बचेगा। एग्जैक्ट। अच्छा, हम यहाँ पे आप चल लें या आप तो चल लें, फोन पे चलें। हम लोग सऊदी अरब में थे, तो हमारा छोटा भाई था, 80s की बात बता रही हूँ, मैंने सबसे पहले वहाँ होम स्कूलिंग देखी। वहाँ उनकी टीचर थी मिसेस खन्ना, उनके पास 12 to 15 बच्चे आते थे।
जैसे एक चीज है हमारे हमसाय ममालिक में जो पाकिस्तानी खवातीन है ना, वो इंडियंस- पढ़ाई पे ये हमारी तरह वो मैंने पहली- फैशन में चली जाती हैं। नो, वो बहुत एजुकेशन पे फोकस करती और हैं। वो Simple मैंने होंगी पहली पर होम करेंगी। स्कूलिंग वहाँ देखी थी, अपने भाई को हम लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पर 5 साल से पहले एडमिशन्स नहीं होते थे, और मेरा भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जीनियस था, छोटा सबसे छोटा भाई। तो मेरे फादर ने कहा कोई ऐसी जगह हो जहाँ बच्चा इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे। तो किसी ने बताया कि एक लेडी है और वो इस तरह बच्चों को गैदर करके, और बड़ा अच्छा सा उनका स्कूलिंग सिस्टम है। उसमें मॉन्टेसरी इतना आम नहीं था, यहाँ भी नहीं था इतना आम। तो सऊदी अरब में बहुत एक नई चीज़ थी वहाँ पर कि कोई घर में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो फिर मैं अपने भाई को वहाँ लेके गई, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा उनका सिस्टम। तो उन्होंने कहा आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैंने अभी 2nd ईयर पास आउट हुई हूँ मैं, तो आप मेरा असिस्ट करेंगे मेरे साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था शुरू से, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मैंने उनको ज्वाइन किया, और मुझे इतना ज़बरदस्त वो सिस्टम लगा। और मेरा भाई सोशलाइज भी हुआ उसके अंदर, उससे एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे सीखी। और एक उन्होंने कहा पॉम पॉम, एक नई चीज़ आई थी, तो उससे उन्होंने काउंटिंग करना सिखाई। तो वो घर पे आने के अम्मी से कहता मम्मा पॉम पॉम, डू यू हैव पॉम पॉम? तो मेरी मज़ा कहती थी पॉम पॉम क्या कह रही है? मैंने कहा ये एक्टिविटी है एक नई, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें वो सिखाते हैं, उसको स्टिक करना, तो उसको काउंट करना, या उसको स्टिक अंदर डालना। तो मेरी मदर ने कहा अच्छा अच्छा ये भी कुछ होता है। मैंने कहा ये भी कुछ होता है। तो वो फर्स्ट मैंने होम स्कूलिंग देखी थी, और उसमें 6 महीने मेरा भाई रहा। उसके बाद हमारा एक आरामको बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर स्कूल बहुत बड़ा उनका स्कूल था उनके अपने बच्चों के लिए। तो वहाँ मेरे फादर ने उसको जब 5 साल का होता अच्छा, आपको कहते हैं कि वक्त अब मेरे पास मुख्तसर जैसे क्विकली बात है। पॉम पॉम बिकॉज क्यों? क्योंकि हमेशा देखें आप गोरा बीना जो ये करता है, वो नंबर देख के नहीं बच्चे को पढ़ाता। किताब में लिखा हुआ हमारे लिए बीइंग अ ह्यूमन अब तो open book test होते हैं, हाँ। मुश्किल है। टेक्सचर है ना पॉम पॉम का, टेक्सचर है, हाथ में वो पकड़ रहा है, उसकी बॉडी पे इन्फॉर्मेशन, फिंगर टिप से इन्फॉर्मेशन जा रही है। अच्छा मैंने 1 दफ़ा काउंट किया है, मैंने 2 दफ़ा काउंट किया है, वो टेक्सचर भी है। इट्स लाइक बॉडी एंड माइंड। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बच्चों को अच्छे, लड़कों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, और आप अपनी बेटी की पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी आने वाली नस्लों की एजुकेशन को आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सो अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तालीम दीजिए, क्योंकि यही बच्ची आगे आने वाली आपकी नस्लों को भी और इस मुल्क के फ्यूचर को एक अच्छी तरक्की याफ्ता कहते हैं राह पे गामजन करेगी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।